नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल टॉप गुरु में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं आपका आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन का यहाँ पर 30 अगस्त 2018 का पेपर। और इसका दोस्तों शिफ्ट कौन सा है, यहाँ पर पहली शिफ्ट है। पहली शिफ्ट का ये पेपर रहने वाला है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक अवश्य देखना। और ये आपका एएलपी और टेक्नीशियन का है, यहाँ पर देख लीजिए सारा। और ये दोस्तों जो भी आपके ये पेपर रहने वाला है, तो इसमें आपके मैथ से क्वेश्चन रहेंगे, जीके के रहेंगे और आपके रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इसमें से दोस्तों आपके जो भी करंट अफेयर्स के होंगे तो उनको हम नहीं करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम पहले का पेपर है, 2018 में पेपर आपका हुआ था। और करंट अफेयर भी तो है, तो 2016 17 18 का पूछा गया था। इसलिए दोस्तों 2018 का यहाँ पर करंट अफेयर 17 का 16 का इम्पोर्टेंट आपका नहीं होगा। और होगा भी इम्पोर्टेंट तो आपको पढ़ना नहीं, क्योंकि ज़्यादा ही लोड हो जाएगा। ठीक है, इतना पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो करंट से क्वेश्चन होंगे वो छोड़ते जाएंगे। और दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन है मैथ है और जीके के और रीजनिंग के, ये आपकी जो अपकमिंग वैकेंसी है 2023 में है। ठीक है, अपकमिंग वैकेंसी जो भी है 2023 में, चाहे वो आपकी आरआरबी एएलपी हो, आरआरबी एएलपी, ठीक है, आरआरबी एएलपी हो या फिर आपकी आरपीएफ हो और या फिर आपकी जेई हो। इन सभी एग्जामों के लिए दोस्तों बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और इसके बाद दोस्तों आपके जो है तो केवल दो शिफ्ट के ही पेपर बचे हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो आपके वैकेंसी आ चुकी हैं जीडीसीई की, ठीक है, जीडीसीई की, उसके लिए क्या करेंगे हम कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2019 के इसी एएलपी एंड टेक्नीशियन के, उसके लिए हम पेपर वो लेकर आएंगे। ठीक है, सीबी 2 का, तो उसका भी पेपर कराएंगे। तो सारे वीडियोस देखना। और जो लोग नए हो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। जैसे कि आपका पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी भारतीय महारत्न कंपनी 2016 हॉकी इंडिया लीग की शीर्षक प्रायोजक है। ठीक है, तो ये दोस्तों करंट अफेयर से क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स की दी गई सारणी के आधार पर बताएं कि 2001 से लेकर यहाँ पर 2006 की अवधि के दौरान वेतन में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत यानी कि वृद्धि हुई है। ठीक है, और निकटतम पूर्णांक में आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बोला गया है कि 2001 से 6 के बीच में। ठीक है, तो 2001 और 6 आप लेते हैं तो वहाँ पर वृद्धि देखते हैं कितनी हुई है, कितनी परसेंट की हुई है, वही आपसे पूछा गया है। तो पहले 2001 में दोस्तों कितनी थी सैलरी, 1500 थी। ठीक है, उसके बाद 2006 में कितनी हो रही है, 5200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कितनी यहाँ पर बढ़ रही है सैलरी। तो सैलरी आपकी यहाँ से बढ़ रही है लगभग, जब आप यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर आपकी 3700 सैलरी आपकी बढ़ रही है। ठीक है, 3700 सैलरी बढ़ रही है किसके रेस्पेक्ट में, 15 की। ठीक है, 1500 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आप परसेंटेज निकालेंगे तो आप सबका मल्टीप्लाई करिए और दो जीरो से दो जीरो आपके कट जाएंगे, आपका ऊपर 3700/15 नीचे बचेगा। तो 3700/15 जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपका 15 दूनी 30 दो बार जाएगा, उसके बाद बचेगा आपका 7 यानी 70 हो जाएगा। और 15 चौको 60, ठीक है, बचेगा 10 तो 100 हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 15 छक्का 90, ठीक है, 15 छक्का 90, बचेगा 10 हो जाएगा, फिर से पॉइंट लगा के 100 हो जाएगा, फिर 15 छक्का 90। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपका मान आएगा किसके आसपास आएगा, 246 की। ठीक है, और अगर आपका निकटतम पूर्णांक कौन होगा, तो यहाँ पर निकटतम पूर्णांक आपका 247 हो जाएगा। 247% आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे बोला गया है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या दर्शाने वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिंपल सा आपसे बोला गया कि इस डायग्राम में कितने त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल आपको काउंट करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक आकृति यहाँ पर छुपी हुई है, ये वाली आकृति बता देता हूँ। ये वाली आकृति जो छुपी हुई है ना, ठीक है ना, ये वाली आकृति, तो ये वाली आकृति छुपी हुई है, यानी कि इसको हम ऐसे बना लेते हैं एक तरफ, ये आकृति। ठीक है, मतलब कि एक चतुर्भुज आकृति बनी है, उसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, कितने ट्रायंगल बनते हैं यहाँ पर, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, जितने यहाँ पर छोटे त्रिभुज बन रहे हैं उसका दोगुना कर देंगे, यानी कि 8 त्रिभुज तो दोस्तों यहाँ से बन रहे हैं। ओके, तो 8 त्रिभुज दोस्तों यहाँ से बन रहे हैं। तो बाकी अब आप देख रहे होंगे कि इस वाली आकृति से 8 बन गए। ठीक है ना,
और यहाँ पर थोड़ा इरेज करते हैं ताकि आकृति आपकी सही दिख सके। ओके, तो अब कलर थोड़ा सा हम चेंज ले लेते हैं। तो कलर आपका ये ले लिया हमने, ये नहीं दिखेगा, ठीक है, आपका रेड सही रहेगा। देखो, तो यहाँ पर दोस्तों ये वाली आकृति के तो दोस्तों 8 त्रिभुज बन गए, बाकी ये वाला दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद ये वाला आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 11 हो जाएगा ये, और ये आपका 12 हो जाएगा। ओके, 12 हो गया ना यहाँ तक। अब उसके बाद दोस्तों ये वाले ट्रायंगल अभी और निकलेंगे, ये वाले। एक बड़ा वाला 13 हो गया, ये छोटा वाला 14 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 12 तक हो गया, तो ये 13 और ये 14, और फिर 13 और 14 के मिलाकर कितने हो जाएंगे, 15, ठीक है। तो यहाँ से केवल हमारे जो इस वाली आकृति से एक्स्ट्रा जो बन रहे हैं ना, तो केवल यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये लाइन से दोस्तों 3 त्रिभुज अलग से बन रहे हैं आपके। तो यहाँ पर टोटल ट्रायंगल कितने हो गए आपके फ्रेंड्स, 15। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है कि एक कक्षा, ठीक है, एक कक्षा की परीक्षा में 25 विद्यार्थियों के औसत अंक यहाँ पर कितने हैं, 60 हैं। दोस्तों हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या फिर बेसिक से भी कर सकते हैं, और जो है तो अलग मेथड से कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें कि इसको बेसिक से ना बताकर, सबसे पहले जो आपको परीक्षा में जिस तरह से आपको अप्लाई करना है, आपको कैसे क्वेश्चन करना है, उस तरह का बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको आसानी से कम समय में हो सके। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि परीक्षा में जो है तो 25 विद्यार्थियों के औसत अंक यहाँ पर कितने, 60 हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल हमने 25 ले लिए, और इनके टोटल अंक कितने हैं, औसत अंक 60 हैं सभी के, ठीक है, 25 के। बोला जा रहा है यदि पहले 13 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 70 है, तो यहाँ पर पहले 13 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना दे रहा है, 70, ठीक है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि और अंतिम 13 विद्यार्थियों के औसत अंकों का यहाँ पर कितना है, 50 है, ठीक है। तो अंतिम जो 13 विद्यार्थी हैं उनके जो है तो औसत अंक कितने हैं, 50 है। तो बोला जा रहा है कि तो आरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर मध्य छात्र के अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पर बीच में छात्र बैठेगा, उसके दोस्तों नंबर कितने आए हैं, ठीक है। तो बीच वाला छात्र दोस्तों कौन सा होगा, 25 टोटल छात्र हैं, तो बीच वाला छात्र कौन सा होगा, ठीक है। बीच वाला छात्र यहाँ पर कितने, कौन सा हो जाएगा, 13वें नंबर वाला, ठीक है। तो ये देखो 13वां नंबर दोस्तों एक बार इसमें भी आ रहा है, वैसे शुरुआत से शुरू करेंगे तो 13वें नंबर तक यहाँ से आ रहा है, और जब लास्ट से शुरू करेंगे आप, तो 13वां नंबर, यानी कि 13वें नंबर का दोस्तों जो बच्चा है वो 2 बार काउंट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्तों आपको टोटल एवरेज यहाँ पर कितना, 60 है, तो यहाँ पर कितना है, 70 है, यानी कि कितना ज्यादा है, +10 का। और किस यूनिट में ज्यादा है आपका, कितनी यूनिट में, 13 यूनिट में, ठीक है, वो हो गया। और यहाँ पर दोस्तों आपका 10 कम है यहाँ पर एवरेज से, ठीक है, टोटल एवरेज से यहाँ पर 10 कम है, तो माइनस का 10, और मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर कितने यूनिट में फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि 13 यूनिट में, ठीक है। -10 हो रहा है कितने यूनिट में, 13 यूनिट में। तो यहाँ पर -10 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि प्लस यहाँ पर 130, और फिर माइनस का 130 आ रहा है आपका। ओके, तो यहाँ से दोस्तों ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि जो आपका 13वां व्यक्ति 2 बार यहाँ पर दोनों में कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका एवरेज क्या हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सेम ही उसका एवरेज आ जाएगा, 60 ही, ठीक है। एक तो ये दोस्तों तरीका हो गया बेसिक से, ठीक है। बेसिक से अब बताएंगे आपको, तो बेसिक से कैसे करेंगे। सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर टोटल विद्यार्थियों की जो आपका औसत दिया हुआ है अंकों का, वो है 60, यानी कि जो सभी 25 विद्यार्थियों का अंकों का योग क्या हो जाएगा आपका, 1500, ठीक है। तो ये 1500 हमने लिख लिया। उसके बाद 13 विद्यार्थियों का औसत यहाँ पर 70 है, ठीक है। तो 13 शुरुआत के 13 विद्यार्थियों का औसत यहाँ पर कितना है, 70, यानी कि कितना हो जाएगा, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×7 = 91, यानी कि 910। ओके, और यानी अंतिम विद्यार्थियों के अंकों का औसत यहाँ पर कितना है, 50 है। तो 650 ये हो गया। अब इनको दोनों को जोड़ लेंगे, तो इनमें कॉमन भी वही रहेगा, 13वां व्यक्ति, क्योंकि 2 बार इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 और 6 और इधर से 15, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये 60 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है इससे, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, 13वां नंबर का व्यक्ति है, वह 2 बार इसमें कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो वही आपसे पूछा गया कि मध्य का छात्र कौन सा होगा, उसके कितने अंक आएंगे, तो 13। तो देखो यहाँ से आप सर कहेंगे कि ये दोस्तों बेसिक से आसान हुआ, ठीक है। आसान इसलिए हो गया दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी बहुत कम थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा आपका 60 दे दिया, 70 दे दिया, तो आपको बहुत आसान लगा या ये। लेकिन जब दोस्तों थोड़ा नंबर अटपटा दे देते हैं ना मल्टीप्लाई करने में, तब आपको दिक्कत टाइम लग सकता है। तो आप हमेशा दोस्तों इस मेथड से ही जाएंगे, जीएसएम मेथड से, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपका 5वां, कि विस्तारा एयरलाइन, टाटा सन्स और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, दोस्तों करंट अफेयर्स की न्यूज के हिसाब से ये बना था क्वेश्चन, लेकिन आप ध्यान देना कि जो विस्तारा एयरलाइंस है वो कहाँ की है। ठीक है, तो ये दोस्तों कहाँ की कंपनी है, सिंगापुर एयरलाइंस। ठीक है, तो ये सिंगापुर की एयरलाइंस है विस्तारा एयरलाइंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है आपका कि यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपए है, तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2/3, ठीक है ना, 2/3 भाग के पिज्जा का मूल्य कितना है आपका, 300 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 450 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से जब डिवाइड करेंगे 300 को तो 150 आ जाएगा, फिर 150 इंटू 3 450 आ जाएगा। बोला जा रहा है 3/5 भाग का मूल्य क्या हुआ, तो सिंपल सा आपका 3/5 का मल्टीप्लाई कर देना है। 3/5 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, देख सकते हैं आप कि अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर 5 से काटेंगे इसको 90 बार जाएगा, और 9×3 = 27, यानी कि 270 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको आसानी से करना है। सबसे पहले जितना भाग दिया है उसका 300 रुपए के बराबर करना है रेशियो मान के इसको, और फिर आपका 3/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में, तो आपका इतने 3/5 भाग का मूल्य आपका निकल आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका बहुत ही लाजवाब है, और बोला जा रहा है इसमें कि ए और बी मिलकर एक कार को 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि यदि उसी कार को अकेला 15 दिनों में कर सकता है, यानी कि ए अकेला उसी कार को 15 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उपयुक्त प्रश्न को हल करने के लिए जो चरण नीचे दिए गए हैं उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी कि आप किस चरण से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे सॉल्व करना है, वो चरण आपको बताना है। दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है और मैथ का क्वेश्चन है, दोनों दोनों यहाँ पर शामिल हैं। तो आपको केवल यही समझ लेना है इस क्वेश्चन में कि किस तरह से हमें क्रम बाई क्रम इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया कि ए और बी मिलकर एक कार को 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ए और बी एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 1/10। जब ए और बी मिलकर दोस्तों कितने दिन में काम कर लेते हैं, 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 1/10। तो पहला चरण तो आपका यहीं पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए और बी एक दिन में, ठीक है, कितना कार्य कर लेंगे मिलकर, 1/10। और ए एक दिन में कितना काम कर लेगा, अगर वह 15 दिन में पूरा काम करता है ए, तो एक दिन में कितना कर लेगा, 1/15। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपका पहला चरण हुआ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे कि आप देखो ये दोस्तों एक दिन में कितना ए और बी मिलकर इतना काम कर रहे हैं, और ए अकेले इतना काम कर रहे हैं। ठीक है ना, 1/15। तो आपको क्या निकालना है फ्रेंड्स, कि बी अकेले उसी कार को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है ना, तो आपकी जो है तो ए और बी की इफिशियंसी, तो आपने यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर आपने ए की इफिशियंसी तो निकाल ली कितनी, 1/15, और ए और बी की संयुक्त में 1/10 है, यानी कि बी की जो इफिशियंसी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, टोटल में से आपका ए का माइनस कर देंगे इफिशियंसी। ठीक है, तो ये दोस्तों बी यानी कि आपको दूसरा चरण ये हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो बी है उसके बाद डी पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन में जाएंगे, जो बी एक दिन में जो है तो कितना काम कर लेगा, 1/30। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको 1/30 ही आएगा। कैसे, 1/10 माइनस 1/15 करेंगे, तो यहाँ पर आप 30 एलसीएम ले लीजिए, और उसके बाद आपका 3 और माइनस देने की 1/30, यानी कि आपका यही आएगा। तब एक की जो है तो बी की इफिशियंसी क्या आ गई, एक दिन में कितना काम कर रहा है वो, 1/30। तो आपसे पूछा जा रहा था कि बी अकेले उसी काम को कितने दिन में कर लेगा, तो एक दिन में वो 1/30 काम कर रहा है, यानी कि तीसरा चरण तो आपका ये हो गया। और तो एक दिन में अगर वह 1/30 काम कर रहा है तो टोटल वर्क कितने दिन में कर पाएगा वह, 30 दिन में। ठीक है, तो आपका चौथा चरण ये हो गया, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका पहले बी होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर ए होगा, फिर आपका डी होगा, फिर आपका सी होगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर बनने वाला है। तो ये दोस्तों इस तरह से आपको चरण बाई चरण सॉल्व करना होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा BADC। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक जरूर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है आपका कि किसी परीक्षा में चरण ने, ठीक है, चरण एक व्यक्ति का नाम है, और चरण ने
बोला जा रहा है कि 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का कितना था, 72% के बराबर था। तो परीक्षा में कितने अंकों की थी, आपको टोटल अंक बताना है, यानी कि कितने अंकों की परीक्षा थी, पूर्णांक कितने का था। तो यहाँ पर 54 जो है तो किसके बराबर है आपका, 72% के बराबर आपका क्या है, 72% के बराबर आपका 54 है। तो आपको 100% की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या डिवाइड किससे जा रहा है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। तो 8% बराबर क्या हो जाएगा आपका 6, ठीक है। 8% बराबर आपका कितना हो गया, 6 के बराबर। तो यहाँ से आप जब निकालेंगे, अब आप इसको 2 से और काट दीजिए, ठीक है। तो 4% बराबर आपका कितना हो जाएगा इधर से, 3, ठीक है। तो आपका जो है तो 100% की वैल्यू निकालना है, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी 25 से, ठीक है। तो 100% की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से, 75, ठीक है। यानी कि वह पूर्णांक कितने का था आपका उसके पेपर का, 75 अंकों का। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर कथन को आपको देखना है और बोला जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है कि परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपकी पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहा है। तो बोला जा रहा है कि परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि हाइड्रोजन होता है लीना, ठीक है लिथियम होता है, सोडियम होता है। इन तीनों से ही हम पता कर लेंगे, ठीक है, कि परमाणु आकार में क्या फर्क पड़ता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका केवल 1 होगा, यानी कि जो प्रथम सेल ही उसका बनेगा, ठीक है। और लिथियम में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका 2, सॉरी लिथियम में 3 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका 2 और 1 हो जाएगा, यानी कि इसमें कितने कक्षा आ जाएंगे, 2 कक्षा आ जाएंगे, ओके। और बाहरी कक्षा में दोस्तों 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ओके। उसके बाद बोला जा रहा है कि सोडियम, ठीक है, सोडियम है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 8 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कक्षाएं हो जाएंगी, 3 कक्षाएं हो गई। और बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सभी के जो है तो बाहरी कक्षा में क्या है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है तीनों के। लेकिन यहाँ पर देख रहे होंगे कि सेल कौन सी बड़ी है, जितना ही हम नीचे के साइड जा रहे हैं, ठीक है, सेल बड़ी होती जा रही है, सेल का आकार यहाँ पर, यानी कि आपका परमाणु का आकार आपका बड़ा होता जा रहा है, ओके। तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर का आपका परमाणु का आकार बढ़ता है, यानी कि ये तो आपका सही है। ये तो आंसर देंगे नहीं, क्योंकि गलत पूछा रहा, गलत पूछेगा वही वो आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका जो है तो नहीं होगा। बोला जा रहा है कि एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है। तो ये तो दोस्तों आपके सामने ही है कि जो संयोजकता क्या होती है, जो आपके किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी के बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सभी एक ही समूह के हैं, ठीक है। ये आपके एक ही समूह के पहले समूह के तत्व हैं आपके। चाहे किसी भी समूह के तत्व ले लीजिए, उनके जो संयोजकता होगी ना, तो उनकी सभी एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, समान होती है। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा, तो इसको भी उत्तर नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ पर चौथा देख लेते हैं पहले। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं ओर घटती जाती है, ठीक है ना। तो इसको कैसे समझेंगे, बाएं से दाएं बोला गया है। सबसे पहले आपको पता होगा कि यहाँ पर सोडियम होता है, ठीक है। सोडियम के बाद आपका मैग्नीशियम होता है। उसके बाद आपका एल्यूमिनियम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 होता है, इसका आपका 12 होता है, ये आपका 13 होता है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट हम सेल बनाते हैं, 3 सेल बनेंगी और लास्ट की सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आपका रहेगा, ओके। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब रहेगा, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया, ओके। उसके बाद जो है तो यहाँ पर मैग्नीशियम का बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप लोग सभी, ठीक है। टाइम भले ही ले लेते हैं, लेकिन समझा देंगे पूरा अच्छे से। और इसके भी बना लेते हैं सेल, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें जो है तो बारीक कक्षा में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कैसे कि मैग्नीशियम का जो है तो करेंगे ना, तो 12 होता है ना परमाणु क्रमांक, 2 8 और 2 बारीक कक्षा में 2 हैं। इस तरह हमने 2 बना दिए। और इसमें दोस्तों एल्यूमिनियम में 13 आ जाए, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में आ जाएंगे। तो अब आप कहेंगे सर कि इनके जो सेलों की संख्या है, कक्षों की संख्या है, वो तो सभी में 3 3 है। लेकिन कैसे सर डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर कौन सा सेल बड़ा है, कौन सा छोटा है, ठीक है। तो दोस्तों इसको कैसे डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपका ज़्यादा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह दोस्तों बड़ा आकार का होता है, ठीक है। बड़े नहीं, सॉरी छोटे आकार का। क्यों होता है, क्योंकि देखो 3 सेल हैं सभी में, लेकिन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर बाहरी कक्षा में। और तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन इसके होंगे ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन
जो है तो केंद्र में होंगे, न्यूक्लियस में होंगे, ठीक है। तो जो देखो अब जो आपका आकर्षण होगा वह दोस्तों अधिक लोगों के बीच में, देखो जैसे पॉजिटिव वाले ज़्यादा हैं, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव तीन है और नेगेटिव नेगेटिव के तीन है, तो इनके इनके बीच में आकर्षण ज़्यादा होगा कि दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव के बीच में ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि दो अगर यहाँ पर ज़्यादा संख्या वाले हैं और अपोजिट में है तो उनके बीच ज़्यादा आकर्षण होगा। तो आकर्षण ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आकार क्या होगा, छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आकर्षण जब होगा यहाँ पर प्रोटॉन होगा, जब आकर्षण होगा तो सिकुड़ जाएगा। यानी कि जिसमें दोस्तों बाहरी कक्षा में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर आप क्या होगा कि बाएं से दाएं जब आएंगे, देखो बाएं साइड दोस्तों आपका आकार क्या है, छोटा होगा, और बाएं से दाएं साइड जैसे ही आते जाएंगे तो आकार आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है, परमाणु आकार। तो देखो यहाँ पर वही लिखा है कि परमाणु त्रिज्या आमतौर पर, ठीक है, परमाणु त्रिज्या आकार उसी पर डिपेंड करता है, त्रिज्या पर ही आकार डिपेंड करता है। तो परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर घटती है। तो ये दोस्तों आप दाएं से जब बाएं जा रहे हैं तो आप त्रिज्या बढ़ेगी, आर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन यहीं पर अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, ठीक है, त्रिज्या परमाणु त्रिज्या घटेगी। ये भी आपका राइट हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में बहुत ही नॉलेज मिला होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में दोस्तों आपका एक नए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। समझ में नहीं आओ तो वीडियो दोस्तों दोबारा से रिपीट करके अवश्य देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का दोस्तों आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 ये आपका सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है। तो अब कई लोग इसमें दोस्तों कंफ्यूजन रहते हैं कि सर हमने कई बार सुना है कि सोडियम बाई बाई लग जाता है यहाँ पे, तो बाई लग जाए ना तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, NaH, ठीक है, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 ये आपका फॉर्मूला हो जाता है किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। और ये आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, Na2CO3, और इसमें H लग जाता है, ठीक है, और ना जो सोडियम होता है उसका केवल एक ही परमाणु रहता है। तो ये दोस्तों आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का हो गया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, NaHCO3, ठीक है, NaOH, ठीक है, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, NaOH ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, ओके। तो आप ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि 56, 140 और 168 का मासा क्या होगा, ठीक है। तो मासा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है, यानी कि इन तीनों में से सबसे अधिक हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कौन सा नंबर हम सबसे अधिक कॉमन ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इससे 28 दूनी क्या होता है, 56 होता है, और यहाँ पर आपका 28 × 5 ये 140 होता है, और 28 इंटू आपका ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है, 28 × 6 लिखा है ये। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 28 सभी में कॉमन अधिकतम आ रहा है, बाकी आप अगर यहाँ पर 2 बचा, 5 बचा, 6 बचा तो यहाँ से कोई तीनों में कोई भी कॉमन नहीं ले सकते, तो आपका 28 ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो एक तो ये तरीका हो गया, बाकी आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिखकर यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करिए। और यहाँ पर जो है तो 2 से आप काटते हैं पहले, 4 से भी काट सकते हैं, 4 से पहले काटिए, ठीक है, अधिकतम काटे। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 14, और इधर पर आपका कितना हो जाएगा 35, इधर पर आपका 4 चौको 16, 4 दूनी 8। अब ये किससे कटेगा, आपका 7 से काट दीजिए एक बार तो 2 बार ये गया, और उसके बाद ये 5, और ये आपका गया 6 बार, ठीक है। अब इन तीनों में से कोई भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पर केवल आपका 7 चौको 28 ही आंसर आ जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपका बोला जा रहा है कि एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। यानी कि एक नवजात बालिका है तो वहां से उसके गुणसूत्र के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा संयोजन होता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स, ठीक है, क्योंकि फीमेल है तो यहाँ पर एक्स एक्स ही उसके गुणसूत्र होंगे। अगर मेल होता तो यहाँ पर ये आंसर हो जाता, ठीक है, नवजात बालक के ये जो तो गुणसूत्र होते। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से उन उसमें क्या मिलाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही होगा कि लोहे को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, आपका कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है, कार्बन से ही दोस्तों कोई भी जो लोहा होता है वह दोस्तों कठोर बनता है, ठीक है। जो स्टील होती है आपकी वो उसमें दोस्तों आप क्या बनाते हैं, स्टील कैसे बनता है, लोहे में दोस्तों आप कार्बन मिलाकर ही स्टील बनाते हैं,
तभी वह ज़्यादा कठोर रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसका राइट आंसर कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको पता करना है क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए। और ये बोर्ड मास का रूल पर लागू होता है। ठीक है, तो बोर्ड मास का रूल हम सबसे पहले बताते हैं आपको, बोर्ड मास का फार्मूला। ठीक है, यानी कि क्या है, तो सबसे पहले आप इसके पहले भी और जोड़ लीजिए। तो सबसे पहले आप अगर बार दिया हो तो बार को सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि जो अब ये बार रहता नहीं है किसी भी संख्या के ऊपर लगाया जाता है वो। उसके बाद आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में कौन सा सबसे पहले छोटा वाला, फिर मझला वाला, और फिर आपको सबसे बड़ा वाला, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ओप सॉल्व करना है। तो ओप का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मल्टीप्लाई और ओप यहाँ पर अगल बगल हो तो सबसे पहले आपको ओप ही सॉल्व करना है। उसके बाद आपको डिवाइड, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ना, फिर घटाना, ये इस तरह से इसी क्रम में आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो सबसे पहले आपको कोष्टक दिख रहा हो तो इसके अंदर हम देखेंगे, फिर उसके अंदर छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब इनका इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस, और माइनस का 2 और माइनस का 3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस पहले से है तो 6 ही रहेगा, और ये कोष्टक के अंदर है आपका, और मल्टीप्लाई में आपके इस तरफ क्या है, 8 है। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा इधर, माइनस का 8। ओके, आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम फिगर आपको दिया हुआ है और यहाँ पर आपको आंसर फिगर आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर विच ऑफ द गिवन आंसर फिगर डिपिक्ट द करेक्ट वाटर इमेज। ठीक है, तो वाटर इमेज के बारे में बोला गया है। तो जब भी दोस्तों आपको वाटर इमेज बोलते हैं ना, तो आपको ये नहीं दिए होगा कि वाटर कहाँ पे भरा है, कि आपका लेफ्ट साइड भरा है कि राइट साइड भरा है कि लेफ्ट साइड के ऊपर के नीचे। ठीक है, तो जब भी वाटर इमेज के बारे में बात करें ना, तो हमेशा आप कहाँ पे समझे, नीचे ही वाटर समझे। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब आपका नीचे की साइड ही उल्टा बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये आकृति है और इसका हम वाटर इमेज बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका कौन सा बनेगा, देखो ये दोस्तों ट्रायंगल ये वाला है ना, तो ये तो दोस्तों अलग ही है, ये तो बनेगा ही नहीं। और आपका ये देखते हैं, ये डॉट सेम 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 ही जगह पर है तो ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो इसको जब आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका कौन सा बन जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, आपका ऑप्शन नंबर ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डॉट है ये ब्लैक वाले ये भी सेम जगह रख दिए हैं। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कई बार क्या हो जाए बच्चे की, सी जैसे देखा तो यहाँ पर जल्दी जल्दी के चक्कर में ये लगा देंगे, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। अब आपको देखना कि सी किस में है, ये तो ए वाला था, आपने ए लगा दिया तो आपका नंबर चला जाएगा। तो सी वाला ही लगाना है, सी वाला कौन से ऑप्शन में, चौथे नंबर। ओके, तो इस तरह से ध्यान भी देना होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्यंजक, ये व्यंजक दिया हुआ है, का प्रयोग करते हुए निम्न श्रृंखला का रिक्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर रिक्त पद आपको ज्ञात करना है इस श्रृंखला का। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है कि न को ओ कैसे लिखा है। ठीक है, डब्ल्यू को फिर ओ कैसे लिखा है, ए को फिर डी कैसे लिखा है, उसी तरह आप यहाँ पर आगे बढ़ते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि नौ को ए कैसे यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, नौ को ओ, तो 9 से आप ओ तक जब जाएंगे तो यहाँ कि आपका कितने के गैप है, एक, एक ही यहाँ पर गैप दिया हुआ है ना, कि पी का गैप कर दिया है। उसके बाद डब्ल्यू और ओ के बीच जाएंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर आप डब्ल्यू और ओ के बीच में जाएंगे, इसमें तो प्लस का एक हो रहा है। ठीक है, और डब्ल्यू और ओ के बीच का गैप देखेंगे तो डब्ल्यू आपका ये है और ओ आपका ये है, यानी कि इसमें दोस्तों 3 का गैप हो रहा है, यानी कि वाई 9 पीछे छोड़ रहा है, यानी कि इसमें +3 हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए और डी के बीच देखें अगर, तो ए कहाँ पर है आपका, ए और डी। ठीक है, तो ए और डी यानी कि आपका यहाँ पर ए तो यहाँ पर कहीं पे नहीं है, और यहाँ पर है ए आपका। ठीक है, तो ए और डी यानी कि जो है, तो यहाँ पर पीछे की साइड जाना है आपको, पहले आगे साइड जा रहे थे, अब पीछे साइड 4 छोड़ गए। ठीक है, तो डी यहाँ पर है तो -4 हो रहा है इसमें, ये आप समझना। तो आगे जो आपका होगा तो यहाँ पर ओ में +1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ओ में +1 यानी कि आई आएगा। तो आई से दोस्तों आपका कौन सा स्टार्ट है, आई से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है। उसके बाद देखो, लेकिन आंसर इनने ये दिया, लेकिन देख लेते हैं अपन। उसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं आई के बाद अगर एफ आ रहा है ना हमारा एक छोड़ के, तो आप समझना कि राइट है। ठीक है, एक छोड़ के दोस्तों, आई के बाद एक छोड़ के आपका एफ भी आ रहा है, तो यहाँ पर आपका यहाँ तक तो सही है। उसके बाद यहाँ पर डब्लू में +3 जोड़ा, तो इस ओ में भी आपका +3 जोड़ेंगे, तो ओ में आपका +3 जोड़ेंगे, यानी कि ये आपका यहाँ पर चला जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, एफ आएगा। ठीक है,
तो आई फिर एफ, फिर एफ में दोस्तों +3 जोड़ेंगे तो आप देखेंगे डी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एफ में +3 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं डी को छोड़ देंगे आपके बाद, तो आपका जो है तो डी ही आ रहा है। तो यहाँ तक ये भी सही हो गया। उसके बाद अगर आपने तो चेक कर लिया ना, तो मेरे हिसाब से यही आपका राइट आंसर होगा। बाकी आप इसको भी चेक कर लें। तो ए में -4 किया ना, तो यहाँ पर डी में भी आपको -4 करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 तो 5 आएगा आपका। 5 में आप जब -4 करेंगे तो 1 2 3 4 यानी कि 9 है। तो 9 यहाँ पर है। ठीक है, तो आपका यानी कि IF5 ही आपका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ना होकर ऑप्शन नंबर तीसरा ही होगा। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हैं, हमारी तरफ से तो राइट ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल 45 विद्यार्थी हैं। यदि 3/5 भाग लड़के हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल गर्ल एंड बॉय कितने हैं? 45 हैं। तो टोटल यहाँ पर स्टूडेंट कितने हैं? 45 हैं। और जिसमें से बोला जा रहा है कि 3/5 भाग क्या है? लड़के हैं। तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या क्या है? टोटल का 3/5 यानी कि टोटल का 3/5 आप कर देंगे। तो 5 9 45, 9 3 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी उपयोग किए गए फोन को 6160 में बेचकर, ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस ये है, राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त हुई। ठीक है, यानी कि दोस्तों राजन है और वह इतने में 6160 रुपये में बेच रहा है। और बोला जा रहा है कि राजन को कुछ वर्ष पहले यानी कि जिस जिस समय पर उसने खरीदा था, तो उस राशि से 44% कम राशि पर उसने बेच दिया, यानी कि 44% कम राशि उसे प्राप्त हुई। ठीक है, कम राशि प्राप्त हुई यानी कि उसको कितनी प्राप्त होगी? 56% प्राप्त होगी। और किसके बराबर ये हो जाएगी आपकी? 6160 रुपए की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कम राशि प्राप्त हुई है पहले की अपेक्षा, यानी कि जब उसने खरीदा था उससे 44% कम राशि प्राप्त हुई, यानी कि 56% में वो बेच रहा होगा। तो 56% की वैल्यू यहाँ पर, तो आप 100% की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा 56। ठीक है, तो अब ये किससे कट जाएगा आपका? 8 से आप काटेंगे तो 8 पंचाली 8 64, 8 बार नहीं जाएगा। 8 छंग जो है तो 8 सती 56। ठीक है, और फिर 8 सती 56 आपका ये 770 और नीचे आपका 7 आ, यानी कि आपका 1% बराबर आपका 110 आ रहा है, यानी कि 100% की वैल्यू, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या आ जाएगा? 11,000 रुपया। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि राजन को 5% लाभ लेने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा। तो यहाँ पर कितने का 5% का प्रॉफिट चाहिए? तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? सबसे पहले इसका 5% निकालेंगे तो कितना आ रहा है आपका? 5% निकालने पर दो जीरो यानी कि 550। ठीक है, यानी कि कितने में उसको बेचना चाहिए? बेचना चाहिए नहीं कि उसका अमाउंट पूछा गया है। तो 11,000 पहले था रुपया। ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट 5% का लेने के लिए उसे 550 में अधिक बेचना होगा। ठीक है, तो 0,5,5,1,1 यानी कि 11,550 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर से बोर्ड मास का है। तो बोर्ड मास के बार बार क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हो कि यहाँ पर बार लगा हो, तो सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस कोष्टक के अंदर यहाँ पर 9 6 15 हो जाएगा आपका। और 15 माइनस यहाँ पर बार को जब देखेंगे तो यहाँ पर 12 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये 12 है। और 12 माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, 15 9 कितना हो जाएगा आपका? देखो यहाँ पर 72 डिवाइड बाई 1/2। और आपका पुस्तक है, यानी कि यहाँ पर आपका OP है। और उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है? 15 और 9 कितना हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पर 9 बचेगा ना, और प्लस में 15 है तो 9 24 हो जाएगा ये। तो इसको जब आप इस पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि OP है तो सबसे पहले सॉल्व करना है आपको डिवाइड से पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12। ओके, और 72 डिवाइड बाई 12 यानी कि 12 छंग 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 6 इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपका दिया है कि ये आपकी सीरीज दी हुई है, आपको बोला गया कि इसको पूरा करना है। ठीक है, श्रृंखला पूरी हो जाए आपको यहाँ पर किस ऑप्शन को ऐसे चूज करें। तो आप देख रहे होंगे कि देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो सबसे पहले यहाँ पर गिन लेना कि कितने यहाँ पर लेटर बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, यानी कि 15 लेटर यहाँ पर बन रहे हैं आपके। 1 2 3 4
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 बन रहा है, यानी कि आप 15 को किस तरह से आप अलग अलग कर सकते हैं, या तो 3 का कर सकते हैं, या फिर 5 का, या फिर आप 15 का। ठीक है, 15 का इकट्ठे ही। तो 3 का तो दोस्तों आपका यहाँ पर बनेगा नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये आपका यू है, और फिर यहाँ पर क्या है, भी है, डब्ल्यू है। ठीक है, तो बन सकता है तो देख सकते हैं। बाकी आप ये अगर यहाँ पर यू रखते हैं, यू भी डब्ल्यू, फिर आपका फिर से डब्ल्यू आ रहा है, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यू आना चाहिए। तो 3 का तो हम नहीं पेयर बना सकते हैं। 5 का देखते हैं, तो 5 का दोस्तों कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, इसको यहाँ से कट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 कट कर दिया, 1 2 3 4 5 इसको कट कर देंगे। तो ये भी नहीं बन रहा, क्योंकि डब्ल्यू के बाद स्पेस आ रहा नहीं, डब्ल्यू के बाद कोई ना कोई लेटर आएगा, यहाँ पर डब्ल्यू तक ही आ रहा है, तो दोस्तों 5 का भी नहीं बनेगा। तो इसका दोस्तों कुछ अलग ही लॉजिक है, तो वो आपको दिमाग का यहाँ पर चलाना होगा थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे चलाएंगे वो हम बताते हैं। तो यहाँ पर आप मेरे हिसाब से क्या देख सकते हैं, कि जहाँ पर आपको डब्ल्यू दिख रहे हो ना, तो डब्ल्यू आपको कहाँ पर दिख रहा है, डब्ल्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और उसके पहले आपको एक स्पेस भी है, यानी कि इस डब्ल्यू के लिए, तो यहाँ पर आप रख दीजिए डब्ल्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू यहाँ पर रख देंगे, और डब्ल्यू रख दिया। ठीक है ना, और भी के बाद आपका, भी के पहले क्या है, यू है। ठीक है, तो आप यानी कि यहाँ पर यू रख दीजिए, यू भी डब्ल्यू, डब्ल्यू, और उसके बाद आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, भी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी आ जाएगा, यू भी डब्ल्यू, डब्ल्यू भी यू। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ से कट हो जाएगा। ओके, तो यू भी डब्ल्यू, डब्ल्यू भी यू, यहाँ पर भी यू भी डब्ल्यू, डब्ल्यू भी यू, तो इधर से इसको काट दीजिए, यू भी, फिर आगे है ही नहीं है, यू भी डब्ल्यू, डब्ल्यू भी यू हो जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बन रहा है, आपका यू भी डब्ल्यू, और उसके बाद भी, तो आपका यहाँ पर यू भी डब्ल्यू भी वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो यू भी डब्ल्यू भी आपका ऑप्शन नंबर तीसरे में है, तो राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, कई बच्चे तो इसको छोड़ कर आ जाते हैं। चाहे आप देख लीजिए, इस बच्चे ने शायद इसका आंसर देखो छोड़ा नहीं है, लेकिन चौथा ऑप्शन इसने कर दिया। ठीक है, क्या चौथा ऑप्शन इसने किया है, चौथा तो गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर समझ में ना आए तो छोड़ भी सकते हैं, गलत करने का कोई चांस ही नहीं। अगला क्वेश्चन, केरल के कोच्चि में आयोजित कोच्चि मुजरिस बायएनल निम्न किस्म से किसकी एक प्रदर्शनी है। ठीक है, तो समकालीन कला की यह एक प्रदर्शनी है, क्या, कोच्चि मुजरिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। बोला जा रहा है कि किसी संख्या की 72% 90 है। ठीक है, यानी कि किसी संख्या की 72% किसके बराबर है, आपका 90 के बराबर है। तो आपसे बोला जा रहा है संख्या कितनी होगी, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, इसके पहले भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो 9 से डिवाइड करेंगे, तो 8% बराबर आप क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 से और आप डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 4% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालना है, यानी कि 25 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% बन जाएगा, और इधर भी 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 125। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। अगला यहीं पर क्वेश्चन देख लेते हैं, टर्मिनल बैटरी टर्मिनलों, ठीक है, से वैसे ही संबंधित है जैसे चुंबक ध्रुव से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका पोल हो जाएगा। चुंबक में आपका क्या होता है, पोल होता है, और बैटरी में क्या होता है, आपका टर्मिनल होते हैं। ठीक है, उसी तरह आपके चुंबक होते हैं, उसमें नॉर्थ और साउथ साइड होता नहीं है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, उसमें ध्रुव होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वे समांतर श्रेणी में हो जाएं, और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल कितना हो जाए, 483। सबसे पहले यहाँ पर समांतर श्रेणी में बोला गया, यानी कि उनके बीच का जो गैप होगा समान होगा, तो यहाँ पर +8 हो रहा है, इधर भी +8 हो रहा है, इधर आपका +4 हो रहा है, इधर भी +4, इधर भी आपका +6, इधर भी +6, और यहाँ पर +2 +2। तो यहाँ से दोस्तों आप ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे समांतर श्रेणी से अलग, तो कुछ मतलब कि आप ऑप्शनों को हटा नहीं सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या करना होगा, आपकी बोला जा रहा है उनमें उनके सबसे छोटे, ठीक है, उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल क्या है, 483, यानी कि सबसे छोटे भाग कौन से हो जाएंगे, ये वाले दूसरे नंबर वाले। तो यहाँ पर गुणनफल आपको देखना होगा कि 483 बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15×3 = 45। ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, सबसे छोटे भागों का गुणनफल यहाँ पर, तो यूनिट डिजिट आपका 5 आएगा, लेकिन यहाँ पर 3 है तो ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 9×3 = 27, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट आपका 3 चाहिए,
और 7×3 = 21, तो यूनिट डिजिट इसका भी नहीं होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए 21 इंटू जब आप 23 करेंगे तो यहाँ से आपका यूनिट डिजिट 3 आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सिंपली आप कर सकते हैं। बाकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 21×3 = 63 और 21×2 = 42। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 8 4 यानी कि 483 आपका आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन, NaCl एक लवण है जो बनता है। ठीक है, तो NaCl दोस्तों कैसे बनता है, जब आप प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल को मिलाते हैं तो आपका NaCl और जो है तो जल के अणु बनते हैं। ठीक है, तो आपका लवण और वाटर बनता है। तो ये आपका लवण है, और यहाँ पर जब दोस्तों आप एक प्रबल अम्ल लेते हैं HCl ले लेते हैं, और एक प्रबल क्षार NaOH ले लेते हैं। ठीक है, NaOH, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जब इनका रिएक्शन होगा तो यहाँ पर NaCl बन जाएगा, आपका NaCl लवण बन जाएगा, और प्लस में आपका H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा कि NaCl लवण बनता है। देखो ये प्रबल अम्ल है और ये आपका प्रबल क्षार है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार यानी कि प्रबल ही होता है तीव्र का मतलब। ठीक है, अगला यहाँ पर बोला जा रहा है, फिर से देखो बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया है। बोर्ड मास के क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर सॉरी, प्रश्नवाचक चिन्ह को, अरे क्या बोल रहा हूँ कुछ भी, ऐसे डिवाइड को देखना होगा तो 3/, ठीक है, 3/, डिवाइड जब इतना है 3/, इतना, तो आपका यहाँ पर 1/, कितना हो जाएगा, 3 का डिवाइड कर देंगे तो आपका 3×3 = 9। ठीक है, सॉरी, क्या आएगा, 3 ही आएगा, क्या लिख रहा हूँ, 3 आएगा ना आपका, 3, 3×9, उसके बाद बचेगा 2, 3×7 = 21, फिर बचेगा आपका 6 बचेगा, तो 3×2 = 6, तो मल्टीप्लाई में आपका 372 है, यानी कि ये आपका कट जाएगा। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, 345 और 122। ठीक है, और इनका योग, और माइनस में आपका क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ये 1 बचा है ना, और ये माइनस का पहले से, तो माइनस का 1 करेंगे। तो आपका यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आपका हो जाएगा 7, 6 और 4 में 1 घटाएंगे तो आपका 466 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल्य यहाँ पर क्या है, समान है। ठीक है, तो इसका आपको के का मान निकालना है, अगर इस द्विघाती समीकरण के मूल्य समान है। जब भी दोस्तों मूल्य समान होते हैं, यानी कि जो विभक्त कर क्या होगा, टी बराबर क्या होगा, 0 के। टी का मान क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर आपका b की वैल्यू जब आप रखेंगे, b की वैल्यू आपकी यहाँ क्या है, b की वैल्यू क्या होती है, x का जो है तो गुणांक होता है। ठीक है, x का गुणांक, तो b की वैल्यू यहाँ पर 4√3 है, तो यानी कि आपका जो भी इसका वर्ग करेंगे तो 4×4 = 16, तिहाई 48 यहाँ से आ जाएगा, 48 बराबर आपका इधर चला जाएगा 4ac, तो 4ac का आएगा 4a आपका 4 है, यानी कि 16 हो जाएगा, 4×16, और c आपका k यानी कि 16 के, यानी कि के की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 16×3 = 48। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, के की वैल्यू दूसरा ऑप्शन यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि दिए गए समूह से विषम आकृति चुनिए। तो यहाँ पर जब आप चुनेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये दोस्तों कितने भुजाओं की आकृति है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 भुजाओं की आकृति है। तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर ये आकृति बनी हुई है, 1 2 3 4 5 ही बनी हुई है। तो यहाँ पर 3 त्रिभुज बना है, त्रिभुज बना है, तो यहाँ पर 3 ही ये बनी हुई है, 1 2 3, यहाँ पर ये 4 भुजाओं का आकृति है, तो यहाँ पर 4 लाइनें ये है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है ये, तो 1 2 3 4 5 6 है ये। तो दोस्तों आप कहेंगे कि सर अब इसमें हम अलग कैसे चुन पाएंगे, तो आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना होगा फ्रेंड्स, कि आप देख रहे होंगे कि इन त्रिभुजों की भुजाओं से यहाँ पर ये आकृतियां ये निकली हुई हैं। ठीक है, ये लाइनें निकली हुई हैं, भुजा से निकली हुई हैं। ठीक है, इसमें भी भुजा से निकली हुई है ये, ठीक है, भुजा से ही निकली हुई है, और षटभुज में दोस्तों आपकी भुजा से निकली हुई है। लेकिन जो आपका ये पंचभुज है उसकी दोस्तों शीर्ष से निकली हुई है। ठीक है, ये चीज आपको पकड़ना चाहिए था। ठीक है, आपने अगर पकड़ लिए तो आप बहुत अच्छा खेल रहे हो। ठीक है, इसका आंसर क्या वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका डी, यानी कि चौथा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि m 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्त पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या गिवन है, आपका एक एफ दिया हुआ है, एफ बराबर क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एफ बराबर एम होता है। ठीक है, और यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या है, आपकी 5 न्यूटन दी हुई है, तो 5 रख दीजिए यहाँ पर, और आपका एम की वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ पर एम की वैल्यू आप जब निकालेंगे, एम और मल्टीप्लाई ए,
ए आपका क्या है, एक्सलेशन 10 है। यानी कि एम की वैल्यू दोस्तों M1 आप मान लेते हैं, क्योंकि M1 यहाँ पर दिया हुआ है। M1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/2 किलोग्राम। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आप दोबारा यहाँ पर अगले बार दोबारा लगाएंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, M2A। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि F की जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि M2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू, यानी कि समान बल है, यानी कि 5 न्यूटन का ही बल है। और यहाँ पर M2 आपको निकालना है, एक्सीलरेशन कितना हो रहा है वहाँ पर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1/4। ठीक है। तो 1/4 आ जाएगी ना। हाँ, 1/4 आ जाएगी, 1/4 किलोग्राम। तो अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता है तो उन पर समान बल लगाए जाने पर त्वरण कितना होगा। यानी कि दोस्तों पहले क्या था कि M1 जो दोस्तों M1 द्रव्यमान का कोई लकड़ी था, एक लकड़ी के तख्त था, तो उसका दोस्तों 1/2 किलोग्राम वजन था। और अब जो दूसरा था उसको एक साथ ही बांध देते हैं, दूसरे का वजन कितना था, 1/4 किलोग्राम। अब इनको जब एक साथ बांध देते हैं अपन, और उन पर फोर्स कितना लगा रहे हैं हम, 5 न्यूटन का। ठीक है। समान ही फोर्स लगा रहे हैं तो कितना एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा, आपकी ए की वैल्यू निकालना है। सिंपल सा आप क्या करें कि यहाँ पर M1 और M2 को जोड़ देंगे, क्योंकि इनको बांध दिया गया है। यानी कि M1 प्लस M2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4। ठीक है। यानी कि 4 यहाँ पर करेंगे तो 3/4 आपका यहाँ पर M1 प्लस M2 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप F बराबर M होता है, सभी को पता ही है। तो यहाँ पर F की वैल्यू 5 है और यहाँ पर M की वैल्यू 3/4 है। और A आपको निकालना है, तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, 5 को 20/3। और 20/3 कितना होता है फ्रेंड्स, 6.67। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर दूसरा, 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सलेशन पूछा गया है, त्वरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आसान है, कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है। ठीक है। तो पहले दोस्तों एक धनुष में तीर लगाया जाता है, तो और उसको अगर खींचा जाता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और फिर उसको अगर छोड़ दिया जाता है तो तीर दोस्तों फिर गतिशील अवस्था में हो जाएगी। ठीक है। गतिमान हो जाएगी, अगर गतिमान हो जाएगी तो उसमें कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा उसमें आ जाएगी। ठीक है। जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह दोस्तों किस में चेंज हो जाती है, आपकी गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा है। बोला जा रहा है कि दो पाइपों ए और बी एक टैंक को क्रमशः 25 मिनट और आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट में भर सकते हैं। जो बोला जा रहा है सबसे पहले आप वो लिखिए। तो ए है और एक पाइप दोस्तों दूसरा बी है। ठीक है। ए दोस्तों भर रहा है 25 मिनट में, और वहीं पर बी उसी टैंक को भरता है 30 मिनट में, यानी कि आधे घंटे में बोला जा रहा है। सबसे और उसके बाद बोला जा रहा है कि पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है, यानी कि उसकी इफिशियंसी क्या है, 3 गैलन प्रति मिनट। ठीक है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। तो यदि एक तीनों पाइपों को ए बी सी को एक साथ चालू किया जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाता है, 15 मिनट में। ठीक है। यानी कि आपसे यहाँ पर जो पाइप सी है ना, तो बोला जा रहा है कि खाली करने वाला है। ठीक है। यानी कि इफिशियंसी इसकी माइनस में आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर इनका एलसीएम जब आप लेंगे, क्या रहा आपका एलसीएम, एलसीएम यहाँ पर आप देखेंगे 150 ले लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो ए की इफिशियंसी आ जाएगी 6 आ जाएगी, और बी की इफिशियंसी क्या आ जाएगी आपकी, 5 आ जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर ए बी सी की मिलाकर कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ए और बी की इफिशियंसी क्या है, 11 है। ठीक है, 11 है। और आपका यहाँ पर टोटल इफिशियंसी आपकी 10 आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि जो ए की इफिशियंसी क्या होगी, माइनस की 1 होगी। ठीक है। ए माने कि एक यूनिट वो खाली कर रहा है एक समय पर। ठीक है, 1 मिनट में। बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्या बोला जाए कि यहाँ पर सी 3 पाइप, ठीक है, सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है। यानी कि हमारे हिसाब से दोस्तों इसकी इफिशियंसी क्या निकली है, 1। और उसके हिसाब से क्वेश्चन में क्या दिया है कि उसकी इफिशियंसी क्या है, 3। ठीक है। 1 रेशो की वैल्यू 3 हो जाएगी। और हमने दोस्तों क्या मानी थी, 150 रेशियो, यहाँ पर क्या 150 अनुपात आपने गैलन की यहाँ पर जो है तो माना था वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल गैलन कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 3 है, तो 150 बराबर कितना हो जाएगा, 450। इस तरह से दोस्तों इसको सॉल्व करना है। ओके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पर जो श्वसन यानी कि जो ऑक्सीजन को कैरी करता है ना शरीर के अंदर,
वह कौन सा पिगमेंट है आपका। ठीक है, तो मेलानिन दोस्तों ये तो है नहीं है, रोडोप्सिन ये भी नहीं है, ये तो दोस्तों आपके आँख से रिलेटेड है। ठीक है, और मेलानिन आपके कलर से संबंधित है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वह दोस्तों जब आपके फेफड़ों में आपके जो आपके लंग्स होते हैं, ठीक है, लंग्स में क्या होती है, छोटी छोटी एल्वुलाई होती है। ठीक है, तो एल्वुलाई में यहाँ पर क्या होता है, ये जब हीमोग्लोबिन जाता है तो एल्वुलाई में यहाँ पर जब आप यहाँ पर आप वायु लेते हैं ना, तो जो वायु में आप ऑक्सीजन होती है तो यहाँ पर एल्वुलाई में यहाँ पर हीमोग्लोबिन में वह चिपक जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन, और उसके हीमोग्लोबिन के माध्यम से पूरे शरीर में वह कैरी होती है। ठीक है, पिगमेंट कौन हो जाएगा ऑक्सीजन का, यहाँ पर हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्लोरोफिल आपका वो अलग चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब ये दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि यहाँ पर वाक्य है और अनुमान है, और आपसे बोला जा रहा है कि अनुमानों में से कौन सा निहित है। ठीक है, बोला जा रहा है वाक्य क्या है कि वकील के सामने आपसे ईमानदारी होने की अपेक्षा की जाती है। तो यानी कि वकील के सामने आपसे ईमानदार होने की अपेक्षा की जाती है। बचाव पक्ष के सामने अनुसरण किया जाने का यह एक अनुदेश है। ठीक है, बचाव पक्ष के सामने अनुसरण किया जा रहा है कि आप वकील के सामने आपसे ईमानदारी होने की अपेक्षा है। ठीक है, यानी कि आप वकील के सामने ईमानदार रहिएगा, ये दोस्तों बचाव पक्ष के सामने यहाँ पर अनुसरण किया जा रहा है। अनुमान क्या है, जब तक सावधान ना किया जाए मुवक्किल स्वयं को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इसे अगर वो छुपाता नहीं होता, ठीक है, बचाव के लिए अपने, तभी तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वह जो तो वकील के सामने आपसे ईमानदार होने की अपेक्षा की जाती है। अपेक्षा की जाती है यानी कि कोई ना कोई उसमें दिक्कत होगी, यानी कि छुपाता होगा, यानी कि ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं छिपाने की तो राइट हो जाएगा। कभी कभी बचाव पक्ष के विवाद की रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, ये भी बात सही है, महत्वपूर्ण तथ्यों की जरूरत पड़ती है, तभी तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर पूरी ईमानदारी से अपना पक्ष रखें। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से ये भी राइट होगा, तो इसके तो दोनों ही अनुमान राइट होंगे। अब देखते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अनुमान एक और दो दोनों निहित है, अपना राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर से दोस्तों आपका मस्त क्वेश्चन आ गया है, मस्त यानी कि बहुत ही मस्त। ठीक है, ऐसे वैसे नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देखो, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। पर्याप्त वाले दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर लाना है इन और इन कथनों, दोनों कथनों के माध्यम से, तो फिर उसके आधार पर आपको आंसर बताना है। अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या कितनी है आपको बताना है, नंबर में बताना है। ठीक है, संख्या पूछ रहा है नंबर में, परसेंटेज में नहीं चलेगा। बोला जा रहा है कुल अवैध अप्रवासियों का 30% बांग्लादेशी हैं, तो 30% बांग्लादेशी हैं, तो इससे हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कुल अवैध अप्रवासी दोस्तों 100% ही होंगे, तो संख्या तो हमें मालूम नहीं है, संख्या ही हमें आपसे पूछा गया है। और शेष भारत से हैं। ठीक है, बाकी जो शेष यहाँ पर किससे हैं, भारत से 70%। तो दोस्तों परसेंटेज से ही हम यहाँ पर नहीं हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ना तो एक और ना ही दो पर्याप्त है। ठीक है, तो आपका यही अगर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, कौन सा गुण नहीं है, और विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है इज इन द पी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर नोट नहीं कहीं पे लगा, मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं हटा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि बोला जा रहा है कि मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, कौन सा है, तो इसका गुण कौन सा है, झुर्रीदार बीज। दोस्तों ये मटर के जो पौधे होता है उसमें जो बीज निकलते हैं, झुर्रीदार बीज निकलते हैं, तो ये दोस्तों गुण हो जाएगा। ठीक है, बाकी गोल बीज तो ये आप जानते हैं कि ये नहीं होता, गोल फली ये भी नहीं होती, हरी फली ये भी नहीं होती। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर हमेशा दोस्तों झुर्रीदार बीज हमेशा होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका झुर्रीदार बीज ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपका कि आकाश की मासिक आय कितनी है, 9600 रुपये है, और उसकी मासिक खर्च उसकी आय का यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 60% है।
तो बोला जा रहा है कि उसकी मासिक आय बचत कितनी है। तो उसका इनकम क्या है, इनकम उसका क्या है, इनकम है उनका, आकाश का इनकम क्या है 9600 रुपया, और उसका मासिक खर्च उसकी आय का कितना है 60%। तो उसकी मासिक बचत क्या होगी, देखो उसने अपनी आय का कितना खर्च कर दिया 60%, तो बचत कितनी हो जाएगी 40% की, ठीक है। 60 और 40 तभी तो इनकम 100% हो जाएगी ना। तो इसका 40% क्या हो जाएगी, उसकी बचत हो जाएगी मासिक, ठीक है। और यहाँ पर मासिक जरूर ध्यान देना, अगर यहाँ पर वार्षिक हो जाता ना, तो यहाँ पर अगर मासिक हो जाता तो फिर अलग चीज करना होता वहाँ पर, ठीक है, 100 का 12 का मल्टीप्लाई करना होता। तो यहाँ पर दोस्तों आपका मासिक ही है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करिए, परसेंटेज निकालिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4 6 24, यानी कि यूनिट 4 आएगी। और फिर आपका यहाँ पर आपका 4 6 24 होगा, 4 9 36 और 37 38, ठीक है। यानी कि 3840 आपका आंसर आ जाएगा, बचत आ जाएगा उसका 40%। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा आपका, सिंपल सा है। आप देख सकते हैं कि जब आप इसको पूरा करेंगे, इसको भी पूरा करेंगे, ठीक है ना, इसको पूरा करेंगे और इसको पूरा करेंगे, फिर इसको और इस वाले को पूरा करेंगे, तो ऐसी आकृति तो ना तो आपकी पहली है, ठीक है ना, और ना ही आपकी दूसरी, क्योंकि इसमें लाइन ही नहीं है ये वाली। अगर ये लाइन होती तो हो जाता है, ठीक है। ये भी नहीं होगा। और बाकी इसमें दोस्तों केवल इतने में ही लाइन है, पूरी में होने चाहिए थे, तो ये भी नहीं होगा। बचा आपका चौथा ऑप्शन, तो यही इस पूरे तरह से परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 45वां क्वेश्चन है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, कर्नाटक भारत एशिया, ठीक है। तो ये तो सिंपल है कि एशिया के अंदर कौन सा आ जाएगा, पूरा हमारा भारत आ जाएगा, एशिया में ही भारत है, और भारत में ही कर्नाटक है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। दिए गए कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। ओके। तो कथन में बोला जा रहा है कि इस वर्ष सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या आप निकाल सकते हैं कि सरकार को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर करना सभी के लिए दोस्तों क्या होता है, सेहत के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये राइट होना चाहिए, ये कार्रवाई उसको करना चाहिए सरकार को कि सभी जगह धूम्रपान को निषेध करना चाहिए, कि बैन करना चाहिए। आगे बोला जा रहा है कि सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से होने वाले बुरे प्रभावों के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। ये भी राइट है, क्योंकि अगर जागरूकता पैदा करोगे आप, तो obvious सी बात है कि लोग यहाँ पर जो सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने से बचेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोनों राइट होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या दिया है था रेलवे ने, तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो आपके सही हो गए। अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड्स की दो कण जिनका आवेश Q1 और Q2 है, ठीक है। तो दो कण यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है ना, दो कण है, और थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ये लिया और इधर ये लिया, ठीक है। तो ये दो कण हमने ले लिए, और उसके आवेश भी आपके दिए हैं कि कौन कौन से है, Q1, ये इसका Q1 है और इसका Q2 है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इनकी और इनके बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक है। R हम दूरी मान लेते हैं, R। तो यहाँ पर क्या बन गया, आर आर मान लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि इनके बीच का दोस्तों जो आकर्षण होता है, जो यानी कि फोर्स इनके बीच दोनों के बीच लगता है, उसका फार्मूला क्या हो जाता है, बराबर यहाँ पर हो जाता है आपका दोनों आवेशों का मल्टीप्लाई Q1 इंटू Q2 और बटे उनके बीच की दूरी, यानी कि उसका वर्ग, ठीक है, दूरी का वर्ग, तो R²। अब आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनके बीच एक बल F लगता है, तो F यहाँ पर एक बल लगता है। और बोला जा रहा है कि यदि दूरी में 1/5 की कमी की जाती है, ठीक है, 1/5 की कमी की जाती है, तो दोनों के बीच बल कितना होगा, ठीक है। यानी कि 1/5 की कमी की जाती है आपकी, 1/5 की कमी की जाती है, तो कमी की जाती है यानी कि पहले आर थी, तो आप कितनी बचेगी, 4/5 बचेगी, ठीक है। तो 4/5 बचेगी, यानी कि जो F1 आपका निकलेगा, तो वो क्या निकलेगा, Q1 इंटू Q2 और बटे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर की जगह आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, 4R, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 4R/5², ठीक है। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपका 25 Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, और बटे में आपका 16 हो जाएगा, 16R², ठीक है। यानी कि F1 जो आपका निकल रहा है वो क्या हो जाएगा आपका
25/16 और यहाँ पर हुआ तो ऐप, क्योंकि इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, ऐप। ठीक है, ये वाला। तो ये आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका 25/16 ऐप। ओके। तो ऐसा तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप हमने समझने में गलती की है, फिर जो है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है कि यहाँ पर 1/5 की कमी की जाती है, कमी की जाती है, यानी 1/5 की तो कमी कर रहा है नहीं कि कोई भी जो तो एक एक होता है और उसमें दोस्तों 1/5 की कमी कर देगा तो 4/5 ही तो बचेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने किया, बाकी उनने क्या किया है कि 1/5 की कमी की जाती है, यानी कि उसको 1/5 ही कर देता है। ठीक है, यानी कि उनके बीच की दूरी को 1/5 ही कर देता है। वो यहाँ पर अगर आप करते हैं, देखो यहाँ पर अगर एफ वन बराबर आप निकालेंगे तो Q1 × Q2 तो आपका रहेगा ही, और बटे में आपका यहाँ पर R/5 रहेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका यहाँ से F1 यानी कि F डैश बराबर क्या बचेगा, आपका ये 25 ऊपर चला जाएगा जब वर्ग करेंगे, तो 25 × Q1 × Q2 और बटे आपका R²। ठीक है, R² रहेगा। इसकी जगह आप एफ रखिए, यानी कि 25 × F आपका जो नया बल आएगा वो आ जाएगा 25 F। ठीक है, तो इस तरह से इनने किया है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन के आधार पर भी देखना होता है कई बार क्वेश्चन। तो पहले अगर आप करेंगे तो यहाँ पर कमी करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था, 25/16 F। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपको, यहाँ से इस तरह से 25 F। ओके। अगला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भी को अगर जेड लिखा है, एम को आई लिखा है, आर को एस लिखा है, कैसे लिखा है वो आपको बताना है। जब भी इस तरह का होता है तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए एक दूसरे के नीचे VMR और उसके बाद ZIS। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका लिखा है भी को, क्या भी में आप कितना जोड़ सकते हैं, वो नहीं जोड़ सकते आप। ठीक है ना, भी में आप कितना जोड़े, 4 जोड़ दें। ठीक है, 4 अगर जोड़ते हैं यहाँ पर +4 करते हैं तो आपका जेड हो जाएगा, और इसमें दोस्तों -4 करने पर आई हो जाएगा, और इसमें +1 कर रहे हैं। तो इसी तरह सेम लॉजिक यहाँ पर लग रहा होगा, तो अगर ऑप्शन दिए होंगे तो राइट हो जाएगा आपका। +4 करेंगे तो आपका यहाँ पर ई आ जाएगा, और फिर -4 करना है तो यहाँ पर यानी कि आपका जी आ जाएगा। ठीक है, और फिर +1 करना है यानी कि आपका टी के बाद क्या आता है आपका यू। ठीक है, EGU आपका ऑप्शन में भी दिया हुआ है तो आपका राइट हो जाएगा। बाकी अगर ऑप्शन में नहीं दिया होता तो यानी कि कोई और लॉजिक लग रहा होता। ठीक है, अगर ऑप्शन में मिल गया सेम लॉजिक से तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा गया है कि ये आकृति 3 दी हुई है, उसके बाद क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या आने वाला है कि सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि ट्रायंगल बना है। ठीक है, और ट्रायंगल को दोस्तों किस में पैक कर दिया है, उसके एक भुजा वाले ज्यादा, एक ज्यादा भुजा वाले आकृति में। ठीक है, यानी कि 3 भुजा वाला की आकृति थी, फिर उसको 4 भुजा वाली आकृति में पैक कर दिया है। यहाँ पर इसी तरह करेंगे कि 5 भुजा वाली है तो 6 भुजा वाली आकृति में यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 4 भुजा वाली है। ठीक है, 4 भुजा है इसमें, तो 6 भुजा वाली में पैक करना है। तो 6 भुजा में दोस्तों ये भी नहीं पैक है, ये भी नहीं पैक है, 3 में है, और ये आपकी 6 में है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा ही होगा। बाकी एक चीज़ और इसमें क्या कर सकते हैं, एक चीज़ यहाँ इसमें क्या कर सकते हैं कि जो आप ले रहे हैं ना, जिसमें हम पैक कर रहे हैं तो वो खाली लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका भरा होगा फिर खाली होगा। तो इसी तरह यहाँ पर खाली लेना है, तो ये भरा था ना, मतलब कि उल्टा कर देना। ठीक है, तो यानी कि खाली ही लेना है आपको। ठीक है, खाली तो आपको लेना ही, जो आप जो अगली मतलब कि उसमें जो भुजा जोड़ रहे हैं वो वाली आकृति आप खाली ही लेना है। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर ये खाली है एरिया, उसके बाद देखो ये वाली खाली थी तो इसको भर दिया, और वृत्त भरा था तो इसको खाली कर दिया, यानी कि उल्टा कर देना। तो यहाँ पर दोस्तों आप खाली तो लेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो इस वर्ग के अंदर क्या भरी हुई थी तो उसको खाली कर देना, और ये स्टार था खाली था तो इसको भर देना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, सिंपल यहाँ पर आपको 5 भुजा वाला केवल यहीं पर मिला था तो आगे बढ़ जाना था। अगला क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका मास। ठीक है, जो आपका मास होता है वह दोस्तों कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएं। ठीक है, यानी कि जो स्पेस घेरेगा कोई भी वस्तु वो तो समान ही घेरेगी कहीं भी चले जाएं। जैसे ये वर्ग है, ठीक है, ये मान मान लेते हैं ये घन है। ठीक है, ये घन है तो ये दोस्तों कहीं भी यार रख दें, जो स्पेस अपना घेरेगा ना वो समान ही घेरेगा, चाहे आप इसको चंद्रमा पे ले जाएं, चाहे पानी में ले जाएं, चाहे कहीं पर भी इसको ले जाएं, तो जो एरिया घेरेगा ना वही तो द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो तो कभी भी द्रव्यमान राशि चेंज नहीं हो जाती, कभी भी आप चाहे जो इसको कहीं भी रख दें, कहीं भी परिवर्तित कर दें। ठीक है, तो इसका आंसर द्रव्यमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, इसको हटाइए। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि पणजी किस नदी के तट पर स्थित है।
तो पणजी दोस्तों आपका मांडवी नदी के तट पर स्थित है। आप सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम तो आप रट लीजिए। पणजी जो गोवा की राजधानी है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर नीचे दी गए प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके तीन समूह बनाइए। ठीक है, इस तरह से बनने वाले तीन समूह कौन से होंगे? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या किया जा रहा है, क्या हो गया पेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि अ, देखो यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, मतलब कि कितनी लाइनें हैं, दो लाइनें हैं। ठीक है, और इसमें भी कितनी लाइनें हैं, दो लाइनें हैं, और इसमें भी दो लाइनें हैं। ठीक है ना, यानी कि आपका एक समूह कौन सा बन जाएगा, एक दो तीन वाला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर तीन भुजाएं लग रही हैं, तीन लाइनें, तीन है, और यहाँ पर भी एक, दो, और ये तीन। ठीक है, तो यहाँ पर एक दो तीन ये भी है, यानी कि जो अगला ग्रुप बनेगा आपका 4 5 6 का बन जाएगा। ठीक है, और बाकी बचे आप 7 8 9 तो बन ही जाएंगे, क्योंकि चार भुजा की है सारी। ठीक है, तो यहाँ पर चार भुजा हैं, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी चार भुजा हैं, यहाँ पर भी एक दो तीन और ये चार भुजा है, यानी कि आपका 7 8 9। तो किस ऑप्शन में है? 1 2 6, जो ये तो नहीं होगा, 1 2 6 नहीं होगा भाई साहब, 1 2 3 वाला ही राइट होगा, ये गलत दिया है। देखो इस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर चौथा दिया है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 8 9, यानी कि 9 8 7 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि एक्स जो है तो सुबह एक्स और वाई पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, यानी कि एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हैं, और जब वे मिलते हैं तब वाई की छाया एक्स पर पड़ती है। तो एक्स का मुख किस दिशा में? सबसे पहले आप पूर्व दिशा पता है, यानी कि आप सुबह की बात कर रहे हैं, यानी कि पूर्व दिशा में सूरज उगेगा। ठीक है, सूरज इस तरह वो उगेगा, यानी कि जो छाया पड़ेगी तो किस साइड पड़ेगी, पश्चिम की साइड पड़ेगी। ठीक है, यानी कि बोला जा रहा है कि जब वो मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के ऊपर पड़ती, तो वाई अगर यहाँ पर है, वाई इधर से ऐसे जा रहा है। ठीक है, वाई इधर से ऐसे जा रहा है और एक्स इधर से ऐसे जा रहा है। तो जब ये दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे ना, तो एक्स इधर पे आ जाएगा, वाई इधर पे नहीं, यानी कि जो वाई की छाया बनेगी ना, इसी साइड बनेगी, यानी कि एक्स के ऊपर ही बनेगी, एक्स के ऊपर इसकी छाया बनेगी। यानी कि आपका बोला जा रहा है क्वेश्चन की एक्स का मुख किस दिशा में है, तो एक्स का मुख किस दिशा में हो जाएगा आपका, पूर्व दिशा में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये एक हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप अगर यहाँ पर वाई को लेते हैं, आप एक्स को इधर लेते हैं, तो अगर इस तरफ मिलेंगे वो, तो एक्स की छाया वाई के ऊपर बनेगी, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा था कि वाई की छाया एक्स के ऊपर बननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पूर्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी है। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स पढ़ा होगा कि रेंज कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, यानी कि KHZ होती है। ओके, तो यहाँ पर इसका अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ये दोनों में तो नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो चौथा यहाँ पर आंसर दिया है। क्यों दिया है कि 20,000, सॉरी 20 हर्ट्ज से क्या होती है, 20,000, 20,000 में के लगा देते हैं, और 20,000, 20 किलो हर्ट्ज, किलो बोलते हैं, हजार बोल रहा हूँ। ठीक, तो बाकी हजार के वो करेंगे ना तो किलो ही होता है। तो ये हर्ट्ज, यानी कि आपका यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस इसके आधार पर यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पर के लगा दिया है, तो ये तो राइट नहीं होगा। आपका राइट क्या हो जाएगा, यही राइट होगा। ठीक है, क्योंकि इसी के सिमिलर मतलब कि आसपास की वैल्यू ही केवल यही दी हुई है। ठीक है, बाकी अगर आप ऊपर के ऑप्शन में भी देख लें, तो यहाँ पर देखो 14 हर्ट्ज है। ठीक है, तो 14 पास में भी इसके की 16 पास में है, 16 पास में है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर 16 तो दी हुई है इसमें भी, लेकिन यहाँ पर 16 किलो हर्ट्ज तक जा रहा है, 20 तक जाना चाहिए था, तो आपका ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा राइट, आपका चौथा ही ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। बोला जा रहा है कि मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है उसका उपयोग किसमें करते हैं हम, अगर मधुमक्खी दोस्तों काट लेना, तो उसमें दोस्तों आप अगर लगा देते हैं बेकिंग सोडा काटे हुए स्थान पर, तो वहां पर आपको राहत मिल सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब आपको यहाँ पर बताना फ्रेंड्स कि विषम कौन सा है निम्नलिखित में से। तो कांच यहाँ पर विषम हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि ये तीनों क्या है, तांबा एल्यूमिनियम चांदी, ये आपकी क्या है, आपकी मेटल है। बाकी ग्लास तो है नॉन मेटल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया है कि शाम 4:52 में यहाँ पर घंटे और सुई घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा द्वारा बनाए गए कोण से छोटा एंगल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल जब भी आपको निकालना होता है घंटे और मिनट की सुई के बीच, तो 1/2 सॉरी 11/2 मल्टीप्लाई आपको मिनट करना होता है, ठीक है। और माइनस में 30 इंटू घंटे, ठीक है। यहाँ पर 11/2 मल्टीप्लाई आप 52 करेंगे और क्योंकि मिनट है, और माइनस 30 इंटू आप घंटे करेंगे तो 4 है। तो यहाँ से आपका 26 यानी कि 26 इंटू 11 हो जाएगा, और माइनस का आपको कितना आ जाएगा इधर से 120, ठीक है। यानी कि आपकी यूनिट डिजिट कौन सी आएगी, देखो 26 इंटू 11 करेंगे यानी यहाँ से यूनिट डिजिट 6 आ रही है, इधर से जीरो यानी कि 6 में जीरो जाएगा तो 6 ही आएगा। तो 6 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला। बोला जाएगा कि क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। तो पहले समूह में दोस्तों कौन सी धातु होती है, आपकी क्षारीय धातुएं होती है। और जो आपका दूसरा समूह होता है उसमें क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। और जो पहला होता है उसमें केवल क्षारीय धातुएं होती हैं, और जो दूसरा समूह होता है उसमें क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर अगर 18वां समूह के बारे में बात कर लेते हैं। 18वें समूह में आपकी अक्रिय गैसें यानी कि नोबेल गैसें यहाँ पर रहती हैं। और जो आपका 17वां समूह होता है, कई बार पूछता है, तो उसमें कौन सी गैसें रहती हैं, हाइड्रोजन गैसें, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 18वें समूह में कौन से 18वें समूह में कौन से रहते हैं, पता है ना, अक्रिय तत्व, ठीक है। लेकिन किसी से भी वो क्रिया नहीं कर सकते, उनका स्तर पूरा होता है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 15 साल पहले सिंधिया बिटिया से 3 गुना बड़ी थी। क्या बोला जा रहा है, 15 साल पहले बिटिया ब्रिटनी ब्रिटनी सिंधिया ब्रिटनी सिंधिया और ब्रिटनी हम ले लेते हैं। सिंधिया ब्रिटनी से 3 गुने बड़ी थी, ठीक है, ये हो जाएगा। और 15 साल पहले की बात है ये, और उसकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 94। इनकी दोनों की वर्तमान आयु का योग 94 है। 15 साल पहले का ये अनुपात दिया हुआ है, यानी कि दोनों पर जो यहाँ पर वर्तमान आयु कितनी है, यानी कि वर्तमान आयु में अगर यहाँ पर हम कितना घटा दें, 30 घटाते हैं दोनों की उम्र, क्योंकि 15 साल पहले जाना तो दोनों की उम्र का योग ही घटाएंगे, दोनों की उम्र का, ठीक है, क्योंकि योग दिया हुआ तो योग ही घटाएंगे। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और इधर आपका 6 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 15 वर्ष पहले का जो अनुपात ये था, 4 रेशियो के बराबर आपकी 64 है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू आपकी 16 हो जाएगी। तो पूछा क्या गया है कि ब्रिटनी अब कितनी बड़ी है, ठीक है। तो ब्रिटनी की प्रेजेंट टाइम की उम्र बताना है। तो सबसे पहले आप 15 साल, जब 15 साल पहले की उम्र क्या हो जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू 16 है, तो यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू 16 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 16 साल की 15 वर्ष पहले थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 15 साल ऐड करने पर वर्तमान में आ जाएगी, यानी कि 31 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर अगर सिंधिया की पूछती उम्र, तो 16×3 = 48, तो 15 साल पहले, और प्रेजेंट टाइम में कितनी हो जाती है, 8×5 = 13 और 4×5 यानी कि 6, ठीक है, 63 वर्ष की। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका आसान है, कई बार पूछा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा आपकी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका दिया है कि एक लड़का है और 12 न्यूटन बल, ठीक है, 12 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो उसका जो है तो भार क्या है, यहाँ पर कोई बक्सा है और वह यहाँ पर मान लेते हैं ये जमीन है, वह कितनी ऊंचाई पर उठाता है उसको, 2 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा ना, वो क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा, ठीक है। तो mg, तो यहाँ पर भार दिया हुआ आपका कितना, इसका भार दिया हुआ है 120 न्यूटन। तो यहाँ पर जो वेट होता है ना दोस्तों, आपको यहीं पर समझना था, जो वेट आपका होता है वो क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पर जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम जी ही आपका वेट हो जाएगा। वेट क्या होता है, एम जी ही होता है, ठीक है। और वेट भार है, आपका भार दिया हुआ है 120, ठीक है। यानी कि आपका एम जी की वैल्यू क्या है, आपकी 120 है, और हाइट आपकी 2 मीटर है, ठीक है। दो का मल्टीप्लाई और करेंगे तो यानी कि आपका 240, और यहाँ पर किया गया कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 240 जूल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है, जबकि समूह की सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है, ठीक है। तो सभी 13 संख्याओं का औसत 17, इसके पहले ऐसे ही क्वेश्चन लगभग किया था। तो सभी 13 संख्याओं का औसत कितना है, 70 दिया हुआ है, 17, ठीक है, 17 दिया हुआ है। और सबसे छोटी संख्याओं का औसत, 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत कितना है आपका, 15 है, तो ये 15 हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत क्या है,
क्या होगा। तो सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत हम मान लेते हैं x होगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों कितना आ रहा है माइनस का 17 में, जब टोटल का एवरेज 17 है और यहाँ पर 5 का एवरेज 15 है, तो यहाँ पर -2 एवरेज हो रहा है कितने यूनिट में, 5 यूनिट में, ठीक है। यानी कि आपका इधर माइनस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जब 8 बड़ी सबसे बड़ी संख्याओं का औसत निकालेंगे तो यहाँ पर जो पहले का औसत था उसमें क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना कम आ रहा है तो बैलेंस करने के लिए इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस करेंगे और इस 10 को कितने यूनिट में डिवाइड करेंगे, 8 यूनिट में, क्योंकि सभी का 8 का हमें औसत निकालना है, ठीक है। तो 8 के इसमें डिवाइड कर देंगे तो 17, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, तो 1 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। तो यानी कि आपका यहाँ से 18.25 आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपका दिया गया है कि दिए गए चार्ट कंपनी एक्स में पुरुषों और महिलाओं की दैनिक औसत आय बताता है। और यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ते हैं हम। चित्र चित्र डेटा के आधार पर किस वर्ष पुरुषों की दैनिक औसत आयु में प्रतिशत वृद्धि की पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम थी, ठीक है। यानी किस वर्ष में दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में जो औसत आय में अधिकतम वृद्धि हुई है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर देखो मेल और फीमेल के बारे में है, तो मेन मैन और वुमेन, ठीक है। खाली वाला ये पार्ट क्या है, मेल का, ये भी मेल, ये और ये सारे मेल के हैं। बाकी छोटे वाले फीमेल के हैं, ठीक है, ये जिनमें लाइनिंग है। तो अब आपको केवल इन्हीं से मतलब रखना है। तो यहाँ पर जो 2001 में कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है आपकी, 5.10 की, ठीक है। किस रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, 35.80 के, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे जब आप, तो कितना आएगा यहाँ से, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, निकाल लेंगे ना। तो दशमलव से दशमलव तो कट जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि इसको 5 मानिए, इसको लगभग औसत मतलब कि आसपास ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इसको ऊपर को 5 मानिए, नीचे को आप क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पर 35 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 100 है, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, 5 से 35, यानी कि जो आपका 14 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 14.56 के आसपास आएगा। और 14.27 या फिर 28, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। उससे आपका कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। बाकी अगला यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है आपकी, यहाँ पर आपकी वृद्धि हो रही है लगभग 7.5 की, ठीक है। तो 7.5 की वृद्धि हो रही है 2001 में, तो ये है 2001 में इतनी वृद्धि हुई है। और 2002 में यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है वो आपको निकालना है 2002 में, ठीक है ना। तो 7.5 की वृद्धि हुई है किस रिस्पेक्ट में, 40.90 के, ठीक है। तो इसको ऊपर का आप क्या मान लेते हैं, ऊपर का आप 8 मान लीजिए और नीचे का आप 40 मान लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 8.45, यानी कि 100 ऊपर रहेगा। 100 परसेंटेज निकालना तो 20% आ जाएगा। तो इधर पर 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। ठीक है। और अगला जो है यहाँ पर 2003 में देखेंगे, तो 2002 से 2003 में कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर आपकी वृद्धि हो रही है। इधर 48 है, इधर 59 है, यानी कि आपका लगभग आपका 10.50, ठीक है, 10.90 की वृद्धि हो रही है, 10.90 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 10.90 और बटे में आपका 48.60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या मान लें, लगभग ठीक है 11 मान लेंगे तो उससे काम तो चलेगा नहीं। बाकी बाकी आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई आपका 100 रहेगा। तो आपका यहाँ से आप देखेंगे तो 2003 में जो वृद्धि आ रही है ना, तो वो लगभग 20% से ज़्यादा ही आएगी। क्यों, क्योंकि अगर देख सकते हैं कि अगर ये आपका 10 है ना, तो आपका यहाँ पर काटेंगे तो 10 चौको 40, ठीक है, 4 यानी कि 25, 40 से ज़्यादा है कि आपका ऊपर और कम आएगा। यानी कि आपका 25 से थोड़ा कम और 20 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगी, यानी कि आपका 2003 में ही वृद्धि हो रही है। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, 2003। तो पूरी तरह से कैलकुलेशन नहीं करना, थोड़ा सा आपको दिमाग में ही करना कि कौन सा ज़्यादा आ सकता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2003 वाला ही हो जाएगा। देखो 2003 में वृद्धि हो रही है ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है और फिर भी हम क्वेश्चन अच्छे से करा रहे हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि कुछ शिक्षक अमीर हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कुछ शिक्षक आपको अमीर कुछ शिक्षक क्या हैं,
किसके अंदर है, अमीर के अंदर, ठीक है ना। तो और उसके बाद बोला जा रहा है कि सभी मधुमेह रोगी अमीर हैं, तो सभी मधुमेह रोगी किसके अंदर आ जाएंगे, अमीर के अंदर। तो अब यहाँ पर जो है तो दे देते हैं हम। कुछ शिक्षक थे, यानी कि सम टीचर आर रिच, ठीक है, तो ये रिच का हो गया। और बोला जा रहा है कि आल डायबिटीज आर रिच, ठीक है, तो आल डायबिटीज यानी कि डायबिटीज वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो रिच के अंदर है। तो यहाँ पर आप निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि सम डायबिटीज आर टीचर, तो सम डायबिटीज आर टीचर, तो ये तो दोस्तों इसमें और इसमें कोई संबंध ही नहीं टीचर और डायबिटीज के बीच में, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा पहला। और सम रिच पीपल आर डायबिटीज, ठीक है, तो सम रिच पीपल आर डायबिटीज, तो ये तो सही हो गया क्योंकि ये रिच का ये वाला पार्ट डायबिटीज के अंदर ही तो है, तो यहाँ पर ये आपका राइट हो जाएगा, केवल दूसरा ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हम आंसर देख लेते हैं, तो एक और दो दोनों निकाले जा सकते हैं। ओके ओके, निकालना थोड़ी था, देखो हमने गलती की ना। यहाँ पर बोला जा सक रहा है कि देखो यहाँ पर नीचे लिखे गए कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय किए करिए कि इसके इससे निश्चित रूप से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो दूसरा ही तो निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और दो दोनों निकाले जा सकते हैं। ये नहीं राइट होगा भाई साहब, इसका दूसरा ही केवल हम निकाल सकते हैं। अरे दूसरा क्यों निकाल सकते हैं, निकाल तो दोनों सकते हैं ना। निकाल हमने दोनों लिया, बाकी गलत है और सही बाकी हमने निकाल ही तो लिया कि पहला गलत है दूसरा सही है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, सही दिया है उनने, आंसर सही दिया है। बाकी बच्चे का भी देख लेते हैं अपन क्या दिया था उसने। उसने दिया ही नहीं भाई साहब। मतलब कि अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, फंसा सकता था, हम भी थोड़ा सा फंसे हैं यहाँ पर। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से असंगत आपको छांटना है, तो यहाँ पर इसका मतलब 0.2 है और इसका मतलब भी 0.2 ही है, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद में अगर अंक आ रहे हैं ना, अंक के बाद में आप कितने भी जीरो लगाते जाएं तो यहाँ पर बाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके यहीं से काउंट होंगे, नंबर के बाद ही जो है तो काउंट होते हैं अंक, वो दशमलव, ठीक है। कोई नंबर है और उसके बाद भी दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, इधर भी 2 अंक के बाद और इधर भी 2 अंक के बाद ही हो जाएगा, क्योंकि नीचे 100 है तो यहाँ पर 2 अंक के बाद इधर आ जाएगा। और आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 अंक के बाद है, ठीक है, 3 अंक के बाद है, 1 2 3, तो आपका एक अलग हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। और यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। तो यहाँ पर भी पर्याप्तता चेक करना है। तो लाइक ए गुड हैबिट को आपको 126 कोडित किया गया है, तो हैबिट का क्या कोड होगा, ठीक है। तो आपको कथन के माध्यम से इसका आंसर निकालना है, तो यहाँ पर पता करना है कि किस किस कथन का यूज करके निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते। तो आई लव पिक्चर को यहाँ पर 785 लिखा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर इससे तो आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि आई लव पिक्चर और लाइक गुड हैबिट में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। यानी कि इसका यूज तो आप करेंगे ही, कर ही नहीं पाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि थॉट बिकम्स हैबिट, ठीक है, तो यानी कि हैबिट दोस्तों दूसरे वाले कथन में कॉमन है और हैबिट इसमें भी कॉमन है, ठीक है। यानी कि लेटर में दोस्तों 1 2 3 1 2 6 है इधर, और यहाँ पर 8 5 6, यानी कि कॉमन कौन सा है, 6 वाला, ठीक है। यानी कि हैबिट का कोड क्या आ जाएगा, 6। किसके माध्यम से निकला, ऑप्शन मतलब कथन नंबर दूसरे के माध्यम से केवल हम निकाल सकते हैं, मतलब कि पहला कथन अपर्याप्त है, दूसरा पर्याप्त है, ठीक है। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेला दो पर्याप्त है, अकेला पर्याप्त है लेकिन अकेला एक पर्याप्त नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा अनुमान वाक्य में नहीं था, तो 6 वर्ष की आयु से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। तो अगला है यहाँ पर कि 6 वर्ष की आयु कम 6 वर्ष की आयु तक काम करने की कुशलता अच्छी तरह से विकसित हो जाती है, ठीक है। यानी कि ये तो राइट हो जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष तक दोस्तों काम करने की कुशलता अच्छी तरह से विकसित हो जाती है, तभी तो यहाँ पर वाक्य में बोला गया है कि 6 वर्ष की आयु से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। तो काम करने के लिए बच्चे मतलब कि वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि पढ़ने लिखने वाला काम, ऐसा वही काम, ठीक है। बाकी ये तो राइट हो जाएगा, छः सॉरी बच्चे 6 वर्ष की आयु से पहले लिख नहीं सकते दोस्तों, पॉसिबिलिटी दोस्तों नेगेटिव है, तो मेरे हिसाब से ये रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। जब भी सत्ता शक्ति दोस्तों नेगेटिव में आए ना तो हमेशा रॉन्ग ही होता है, इसका आंसर केवल पहला ही निहित होगा। अगला क्वेश्चन। एक किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई यहाँ पर कितनी दी हुई है आपकी, 61 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि और इसके क्षेत्रफल यहाँ पर क्या है कि 1320 वर्ग सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई का योग बताएं।
तो समचतुर्भुज सबसे पहले अपन अगर ड्रा करते हैं फ्रेंड्स, तो समचतुर्भुज आपका कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, ये तो पंचभुज बना दिया भाई साहब। ये नहीं हमें चाहिए, ये नहीं हमें चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको हटाते हैं अपन अभी। इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। तो आपका हमने यहाँ पर समचतुर्भुज ड्रॉ कर लिया है, और बोला जा रहा है कि इसकी एक भुजा क्या है, 61 सेंटीमीटर है, और इसका एरिया भी आपका 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसके विकर्णों की लंबाई का योग पता करना है आपको, ठीक है ना। तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला क्या बन जाता है समचतुर्भुज में, 4a² बराबर क्या हो जाता है, d1² प्लस d2²। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपका आसानी से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया कि उसके विकर्णों की लंबाई का योग बताना है, कि d1 प्लस d2 का योग बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, ये निकालना है। तो यानी कि आपका यहाँ से d1² प्लस d2² क्या हो जाएगा, एक का मान क्या है आपका 61 है, यानी कि 61 का वर्ग क्या होता है, कैसे निकालेंगे 61 का वर्ग, कैसे निकालेंगे, 36 हो जाएगा। देखो 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, उसके बाद एक कवर करेंगे तो एक ही रहेगा। तो दो दो डिजिट में आपको लिखना है, 0 1 लिख देंगे, और 6 दूनी 12 यहाँ पर देखो, 6 कम 6, 6 दूनी 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है, एक अंक छोड़ के लिखना होता है। ठीक है, तो एक और इधर दो, इधर आपका 7, इधर 3, यानी 3721 यहाँ पर क्या आ गया, 3721 यहाँ पर ये चीज आ गई, 3721, 3721 आ गई। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि डी वन और इंटू d1 प्लस d2 निकालो, ये क्या होगा। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, अब आपको यहाँ से एक चीज देखो, एरिया के बारे में दिया हुआ ना, तो एरिया दोस्तों क्या होता है, समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, 1/2। ठीक है, 1/2 एरिया बराबर 1320 बराबर किसके हो जाएगा, 1320 बराबर 1/2 इंटू d1 इंटू d2 के। तो यहाँ से d1 इंटू d2 निकल आएगा कितना, 2640। ठीक है, तो d1 इंटू d2 आपको कितना निकल आएगा, 2640 निकल आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये इसका मान हमें निकालना है, और ये दिया हुआ है, ये दिया, तो आपको ये सभी चीजें देखकर आपको थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि यहाँ पर इसके अगर इसका वर्क करते हैं तो क्या हो जाता है, d1² प्लस d2² प्लस 2d1 इंटू d2। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपका ये कितना, ये इसकी वैल्यू क्या है, 3721 है। तो 3721 है, प्लस क्या हो जाएगा आपका d1 इंटू d2 2640, और मल्टीप्लाई 2 है, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, जीरो, तो चौको 8, जीरो था, उसके बाद तो चौको 8 है, दो छक्का 12, एक दो छक्का 12, छक्के दूनी 52, यानी कि 6280। ठीक है, तो 6280 यहाँ पर आ जाएगा आपका, यानी कि 6280। अब इनको ऐड करेंगे, फिर इसका रूट ले लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है और इसका मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर 5280 को 3721 में जब जोड़ेंगे तो इधर यूनिट का आएगा आपका एक आ रहा है। तो ऐसे एक कैसे आ गया भाई साहब, एक आएगा। ओके, तो यहाँ पर आप जोड़ते जाए, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ओके, तो इधर आपका 8 तो 10 हो जाएगा, जीरो, और अरे इसको हटाते हैं तो, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा आपका, क्या हो गया, चलिए देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि पेन क्यों नहीं काम कर रहा है। हाँ, ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पर हमने ए का यहाँ पर क्या निकाला था, इसकी वैल्यू दोस्तों आपकी क्या नहीं होगी, इसकी वैल्यू 3721 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अभी हमने 4 का मल्टीप्लाई किया ही नहीं था a² में। ठीक है ना, 3721 में अभी 4 का मल्टीप्लाई हमें करना होगा। तो यहाँ पर 4, 4 दूनी 8, और 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 सत्ते 28, यानी कि 2 बचेगा, 4 3 12, यानी कि 2 14, यानी कि 14,884 जाएगा इधर। तो आप यहाँ पर क्या करें कि 14,884 में आप क्या जोड़ दें, 5280। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, जीरो, सॉरी 4 आएगा, 4 आएगा, उसके बाद आपका 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दो 10, 11, 5 9, 1 20, यानी कि
20,164 आ रहा है, तो 20,164 किसका देखो ये रूट होगा। क्यों रूट, क्योंकि अगर इसका मान आपको निकालना है तो इस वर्ग को उस तरफ भेजेंगे तो रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये आंसर तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका वर्ग क्या हो जाएगा, अगर एक इसको 120 ही मानते हैं तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा 14,400। तो इससे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा भी जाना है, ये तो नहीं होगा और ये तो हो ही नहीं सकता। 120 भी नहीं कभी हो सकता, बचा हुआ आपका 142 ही इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप इसको अच्छे से कर लेना। हमें यहाँ पर थोड़ा घोच पोच कर दिया, यानी कि थोड़ा अच्छे से नहीं लिखते बनता ज़्यादा इस पेन में। तो यहाँ पर इसका आंसर 142 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक संख्या अपरिमेय है, ठीक है। अपरिमेय कौन सी होगी दोस्तों, जो पूरी तरह से यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं बाहर निकल के आएगी, ठीक है। ये दोस्तों इसका तो रूट निकला है कि 8 होता है, और यहाँ पर इसका क्यूब जो क्यूब रूट होता है क्या होता है यहाँ पर 4 होता है। और इसका जब आप निकालेंगे तो इधर पर 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन ये इसका दोस्तों यहाँ पर 4 बार में कोई नहीं आता, क्योंकि जैसे आप 64 का करेंगे ना, ठीक है, तो 2 इंटू 6 बार हो रहा है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या 4 4 के पेयर से नहीं बन रहे हैं, ठीक है। 4 4 के अगर पेयर बनाएंगे तो बचा हुआ आपका 4 फिर बाद में नहीं निकल पाएगा, ठीक है। और बाकी आप दो दो के बनाएंगे तो आप दो दो के बनाएंगे तो 6 में यहाँ पर निकल जाएगा, 3 3 के बनाएंगे तो 6 निकल जाएंगे, और 6 के बनाएंगे तो फिर डायरेक्ट निकल जाएगा, 2 ही निकल गया, लेकिन यहाँ पे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 2, और यहाँ पर ये चीज आएगी, ठीक है। तो यही आपका परमेय संख्या नहीं होगी, अपरमेय होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जाएगा कि इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो दी मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, तो इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। तो इस पे दोस्तों किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया, 1215 में, ठीक है। मैग्ना कार्टा के नाम से उसे जाना जाता है। अगला है ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मांसपेशियां, ठीक है। तो मांसपेशियां जो मांसपेशी की ऊतक जो होती हैं वह रक्त वाहिका की व्यास को बदल देती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर उस क्वेश्चन मार्क की जगह भरना क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर इसमें और इसमें डिफरेंस देखें तो इस सर्कल को हटा दिया गया, ठीक है। इस सर्कल को हटाने के बाद यहाँ पर जो यहाँ पर किया गया तो इसको हटा दिया गया, ठीक है। फिर इसको सर्कल को यहाँ पर हटा दिया गया, फिर इसको हटा देंगे, यानी कि आपका कौन सी आकृति केवल बनेगी, ये चीज, ठीक है। और ये चीज आपकी ऑप्शन नंबर किस में है देखते हैं, तीसरे में, ठीक है। अगला यहाँ पर ये तो करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसको हटाइए आप। अगला और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि बोला जा रहा है आपका धावन सोडे में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा क्या है, ठीक है। तो धावन सोडे में आपकी क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत आप निकालना होगा। तो धावन सोडे का आपका फार्मूला पता होगा तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका अगर फार्मूला आपको पता होगा तभी आप निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला फ्रेंड्स क्या होता है धावन सोडे का, यानी कि आपका वाशिंग सोडे का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3, और यहाँ पर N2 क्या होता है 10H2O, ठीक है। यानी कि जो जल के मॉलिक्यूल होते हैं, जल के अणु अणु कितने होते हैं आपके 10, ठीक है। तो यहाँ पर 10 होते हैं, 10H2O, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि धावन सोडे में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा, ठीक है। तो प्रतिशत मात्रा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस धावन सोडे का टोटल जो है तो एटॉमिक आपको मास निकालना होगा, ठीक है। और उसमें से आपको इसकी परसेंटेज निकाल देना वाटर की। तो सबसे पहले यहाँ पर सोडियम को देखते हैं, और सोडियम का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है 11 होता है। इसका एटॉमिक मास क्या हो जाता है 22 हो जाता है, ठीक है। तो 22 के यानी कि 22 दूनी 44, तो दोस्तों सोडियम का हो जाएगा। तो 44 प्लस कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12 होता है, और ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 16 38, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका ऑक्सीजन तक हो गया, बाकी यहाँ पर H2O के जब निकालेंगे तो H2O का क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 2 होता है ना, और 2 है हाइड्रोजन का नहीं, हाइड्रोजन एक होता है। तो यहाँ पर 2 परमाणु है तो 2 एटॉमिक मास हो जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो यानी कि 18 हो जाएगा। 18 × 10 मॉलिक्यूल है किसके वाटर के, तो कितना हो जाएगा 180। तो टोटल अब आपको ऐड करना है, और यहाँ पर टोटल ऐड करने पर कितना आ जाएगा आपका 180 पहले से है, और इधर पर आपका बनेगा 60,
और यानी कि 240 हो जाएगा, और प्लस 44 यानी कि आपका 284, ठीक है। और कितने का वाटर का निकालना है प्रतिशत, तो आपका 180 बटे कितना हो जाएगा आपका 284, ठीक है। तो जब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 से अगर आप डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, ऊपर ऊपर आपका आ जाएगा 9, ठीक है। 9 क्यों आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौको 16 और बचेगा 2, 4 पंचे 20, ओके। और 2 जीरो आपके यहाँ पर और बटे में आपका क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौको 28, 7 बार जाएगा, 4 सत्ते 28, और 4 एकम 4, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर लगभग इतना 62.9 ही आएगा। बाकी आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं, 71 भागे जब आप इसको 70 मान सकते हैं ना औसत, क्योंकि देखो सारे ऑप्शन दूर दूर दिए हैं तो 70 भी मान सकते हैं, क्योंकि हमें परफेक्ट आंसर तो हमें पता नहीं करना है, क्योंकि सारे ऑप्शन दूर दूर भी दिए हुए हैं। तो इसको 70 मानिए आपको, तो 4500 बटे आप 70 करेंगे तो 5 से एक बार और डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो उधर ऊपर 900 आ जाएगा, नीचे आपका कितना आ जाएगा 14, और 2 से फिर से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ऊपर 45 450 आ जाएगा, और नीचे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर देखेंगे तो 7 42 यानी कि 6, और बचेगा आपका 3, तो 6 पंचे 30, ठीक है। 6 पंचे 30 यानी कि लगभग 65 पॉइंट कुछ यहाँ पर आ रहा है। बाकी यहाँ पर इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो इसको 70 मान लिया, ठीक है। और नीचे की संख्या अगर हमने कम मानी है तो आपका मान क्या हो जाएगा, अधिक आएगा। तो यानी कि आपका आंसर यहाँ पर यही आएगा, औसत मतलब कि 65 के आसपास ही, ऑप्शन नंबर पहले ही आपका आपका यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों जो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को क्या लाइक करो, वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें और नए नए कॉन्सेप्ट आप सीखते रहें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।